मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से माइसा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो अपन पढ़ रहे हैं फिजिक्स और आज अपना जो यूनिट नंबर 3 है सरल आवर्त गति ऑस्किलेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन जो अपन पढ़ा था दोलन वाला, उसका ये लास्ट टॉपिक है सरल लोलक। ये टॉपिक से 2016 और 2018 में एक भी सवाल नहीं आया है, एक भी सवाल नहीं आया है, ठीक है। लेकिन जब सरल आवर्त गति की बात करते हैं तो इसकी बात करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये भी सरल आवर्त गति का ही एक हिस्सा है, ठीक है। क्या है ये सरल लोलक, और आपको पता है ये इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है, क्योंकि भाई ये अधीनस्थ बोर्ड है, ठीक है। जब इसने 2016 और 2018 में नहीं पूछा है तो 2022 में पूछने के चांस रहते हैं ना, ठीक है। अधीनस्थ बोर्ड ऐसा थोड़ी है 2016-18 में आया वैसे क्वेश्चन दे देगा, नहीं देगा ना, कुछ ना कुछ तो बदल के देगा। तो साफ बात है इस बार इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। और ये टॉपिक बहुत अच्छा भी है और अपन डेली लाइफ में इसको यूज़ भी करते हैं। वही वो झूला झूलने वाला केस वही है यहाँ पर, ठीक है। और सरल लोलक आपने आपके स्कूल की लैब में उसमें भी वो किया होगा प्रैक्टिकल, ठीक है। ये प्रैक्टिकल होता है 11th में, 12th में नहीं होता, ये इस होता है 11th में, ठीक है। तो ये किया होगा आपने, या फिर पता नहीं अब चेंज हो गया होगा। पहले जब मैं पढ़ता था तब उस टाइम ये प्रैक्टिकल 11th में होता था, ठीक है। तो सरल लोलक तो आपने पढ़ा होगा, साफ बात है, थोड़ा बहुत आइडिया तो हो गई। आज मैं बता रहा हूँ कैसे काम करता है, क्या इसका मैथमेटिकल फार्मूला वगैरह होता है, वो चीज़ें अपन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखना। ये क्या है, कोई भी मतलब ऊपर छत या कहीं भी मतलब जहाँ से ये रस्सी मतलब जुड़ी हुई है और इस रस्सी की लंबाई L है और इसके नीचे एक बिंदु द्रव्यमान जुड़ा हुआ है। मैं बिंदु द्रव्यमान मैंने बताया ना, अपन बिंदु द्रव्यमान क्यों लेते हैं, बिंदु द्रव्यमान मतलब कि भाई उसका द्रव्यमान एक ही पॉइंट पे है। अगर मैं बड़ा यहाँ पे गोला ले लेता और गोले की त्रिज्या इटसेल्फ 10 मीटर हो जाती तो उसका फिर द्रव्यमान कहाँ आता, कहाँ पे द्रव्यमान केंद्र पे माना जाता है उसका द्रव्यमान हमेशा, ठीक है। तो ये बिंदु द्रव्यमान है M और ये लंबाई L और ये मैंने लिखा है हल्की रस्सी। हल्की रस्सी का मतलब ये हुआ कि अपने जो बिंदु द्रव्यमान है ना उसके मुकाबले इस रस्सी का द्रव्यमान बहुत कम है, समझ गए। अपन अगर रस्सी भारी ले लेंगे और अगर बिंदु द्रव्यमान कम लेंगे तो वो झूला झूल पाएगा, नहीं झूल पाएगा। देख लेना घर पे बड़ा वाला जो होता है ना, मोटा वाला क्या बोलते हैं, मतलब ये जो रस्सी पतली एक बड़ा वाला भी होता है, ठीक है। तो उस बड़ी वाली जो होती है रस्सी उस पर छोटा सा द्रव्यमान लगाओ, फिर उसको झूला झूलाओ, कितना झूलता है, फिर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हमेशा क्या होना चाहिए, रस्सी हल्की होनी चाहिए इस बिंदु द्रव्यमान के मुकाबले, ठीक है। तो ये अपन मान के चलते हैं। तो अब देखो स्टार्टिंग अपने यहाँ से है, अपन क्या करते हैं, फिर झूला झूलते तो वही करते हैं ना, ऐसे है तो कोई झूला झूल रहा है, ठीक है, तो उसको इस साइड खींचते हैं, इस साइड खींचते हैं या फिर उस साइड धक्का देते हैं, फिर ऐसे से झूला झूलता है, ऐसे से होता है ना। तो मैंने माना कि भाई किसी को यहाँ था, इसको खींच के यहाँ तक ले आए, ऐसे खींच लिया पीछे झूला में, ऐसे पीछे खींच के या तो छोड़ते हैं या फिर इसको इस साइड धक्का देते हैं, ये करते हैं ना। तो अपन ने क्या किया, चलो यहाँ तक पीछे तक खींच लिया, ठीक है। पीछे तक खींचा तो ये स्थिति आ गई, कौन सी स्थिति आ गई, ये आ गई। ये कोण थीटा से विस्थापित हो गया, पहले यहाँ पे था सीधा तो विस्थापन 0, कोण थीटा से विस्थापित हो गया। अब क्या होगा, इस स्थिति में क्या होगा, इस रस्सी में एक बल लगेगा, T मतलब क्या होता है, तनाव बल। तनाव यानी कि ये एक्चुअली एक टाइप का बल ही होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपन T। ये है बल ही, ठीक है, कोई तनाव नई चीज़ नहीं है, तनाव कोई नई चीज़ नहीं होती है। लेकिन ये तनाव हमेशा किसी डोरी या फिर कोई मतलब इस टाइप की चीज़, मतलब डोरी जैसी चीज़, ठीक है, उसमें लगता है हमेशा। जरूरी नहीं डोरी हो, मतलब कुछ डोरी जैसा दूसरा भी हो सकता है, ठीक है। तो उन्हीं चीज़ों में लगता है ये T4 तनाव बल। लोहे की चैन हो तो उसमें हो सकता है वो होगा T4 तनाव। तो ये तनाव इनके लिए होता है, ठीक है। इसमें फिर अपन बल नहीं लिखते, जो भी डोरी वगैरह लोहे की चैन वगैरह, तो उसमें अपन यूज़ करते हैं T मतलब तनाव। इसका भी मात्रक न्यूटन ही होता है, सब कुछ वही होता है, बस बोलते क्या है तनाव। तो तनाव बल कहाँ लगेगा भाई, रस्सी में ऐसे इस साइड जाएगा तो उसमें आएगा तब तनाव, साफ बात है तनाव आएगा। तो वो तनाव इस साइड लगेगा ऊपर की ओर, तो उसको संतुलित कौन करेगा,
क्योंकि नीचे इस पे बल क्या लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल mg लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल क्या लगेगा, mg लगेगा। तो हमेशा एक ध्यान रखना, ऐसा सवाल पूछा भी सकता है कि भाई झूला किस बल के अधीन गति करता है, यानी कि सरलावर्त गति करता है, तो वो करता है गुरुत्वाकर्षण के अधीन। झूला गुरुत्वाकर्षण के अधीन सरलावर्त गति करता है। तो ऐसे कैसे सरल लोल का पूछे तो वो भी किसके अधीन कर रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल के अधीन। तो देखो उसमें गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा, mg, हमें सीधा लगेगा। तो ये थीटा है, तो अगर इसमें मैं लाइन को आगे बढ़ा दूँ ऐसे 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 ऐसे, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। ठीक है, ये थीटा तो ये भी थीटा, आप सभी को पता है ना, ऐसे होता है ना। अगर ये लाइन किसी को तिरक रेखा काटती है, ये थीटा तो ये भी थीटा, सेम लॉजिक ये भी बनाओ, ये थीटा तो ये भी थीटा, आगे बढ़ाओगे तो कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, तो अब देखो एक मिनट, इसको क्लियर कर देते। टी मतलब यहाँ पर क्या है, तनाव बल, तनाव बल। ठीक है, तो अब देखो mg क्या लग रहा है, नीचे लग रहा है। अब mg का ये थीटा है, तो मैंने बताया पास वाला घटक क्या होता है, mg cos थीटा, mg cos थीटा। और इसके लंबवत mg cos थीटा के लंबवत, ये अंदर लंबवत है, ऐसे देख लो, ये लंबवत बनाएगा। ठीक है, तो mg cos थीटा के लंबवत mg sin थीटा क्या लगेगा, अंदर की तरफ, mg sin थीटा कहाँ लगेगा, इस साइड। तो अब mg cos थीटा तो t इसको क्या करेगा, आपस में संतुलित कर देगा। तो यानी कि रस्सी टूटेगी नहीं, मतलब। ठीक है, अगर mg cos थीटा ही ज़्यादा हो गया और t 0 हो गया तनाव, तो रस्सी टूट जाएगी ना भाई। ठीक है, तो t को mg cos थीटा क्या करेगा, संतुलित कर देगा। ठीक है, अब सिर्फ बल क्या रहेगा इसमें, ये तो आपस में संतुलित हो गए, एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, बात खत्म। अब कौन सा रहेगा, सिर्फ mg sin थीटा बल रहेगा। mg वो क्या करेगा, वो क्या कर रहा है, आपको इस माध्य स्थिति को लाने का प्रयास कर रहा है। वो क्या कर रहा है, इस आपने खींचा ना, तो उसको वापस माध्य स्थिति को लाने का प्रयास कर रहा है, यानी कि यहाँ पे सरल आवर्त गति होगी। सरल आवर्त गति में क्या होता है कि भाई कोई बल तो हमेशा माध्य स्थिति लाने की ओर कोशिश करेगा। ठीक है, इसलिए इस टॉपिक को फोकस करना, क्योंकि इस बार मोस्ट आंसर के सवाल इससे आएंगे। ठीक है ना, क्योंकि स्प्रिंग मास सिस्टम से पूछ लिए गए हैं, मोस्टली सभी से पूछे गए हैं, लेकिन इससे नहीं पूछे। ठीक है, तो ये पढ़ना जरूरी है। अतः माध्य स्थिति की ओर लगने वाला बल F प्रत्येक क्या होगा, माइनस mg sin थीटा। क्या हो जाएगा, माइनस mg sin थीटा, क्योंकि अपन जो माध्य स्थिति को बल लगता है उसको क्या बोलते हैं, प्रत्येक बल। तो F प्रत्येक लगे mg sin थीटा, और माइनस क्यों लिखा, क्योंकि थीटा विस्थापन इस साइड है, लेकिन ये बल इस साइड लग रहा है, तो माइनस mg sin थीटा। अब क्या होता है, मैंने माना कि यदि थीटा अल्प हो, हमेशा ऐसे अपन मैथ्स में क्या होता है, चीज़ें सॉल्व करने के लिए, फिजिक्स में सॉल्व करने के लिए उसको अपन मान के चलते हैं। तो मैंने माना थीटा क्या अल्प है, थीटा छोटा है। तो हमेशा होता है कि जब थीटा छोटा होता है ना, तो साइन थीटा का मान थीटा के बराबर होता है। साइन अगर मैं लिखूँ साइन 30, यानी कि मतलब फॉर एग्जाम्पल 30 तो बहुत बड़ा हो गया, साइन 0 पॉइंट समथिंग, ठीक है, साइन 0.1 डिग्री। ठीक है, तो उसका मतलब होगा कि साइन 0.1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन 0.1। तो ये किसके बराबर होगा, 0.1 के बराबर ही हो जाएगा। ये एक्चुअली एग्जैक्ट नहीं होता, अप्रोक्सीमेट होता है। क्योंकि कारण क्या है कि साइन का कैसे होता है, ग्राफ ऐसे होता है। तो थीटा, अगर थीटा मतलब 0 से स्टार्ट होता है ना, तो 0.1 है, तो साइन 0.1 बराबर 0.1 ही होगा। ठीक है, वो मतलब साइन थीटा इक्वल टू थीटा, अगर थीटा अल्प हो तो ये दिमाग में बिठा लेना। और अगर कॉस थीटा केस में क्या होता है, अगर कॉस थीटा में थीटा अल्प है तो कॉस थीटा बराबर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। कितना हो जाता है, 1, क्योंकि कॉस थीटा का ग्राफ कैसे होता है, ऐसे होता है। तो थीटा अल्प है, मतलब ये थीटा वाली एक्स होती है, थीटा अल्प में मतलब यहाँ पर मतलब मान क्या होगा, ये 1 के आसपास। ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं होता, ये अप्रोक्सीमेट होता है। ठीक है, समझ गए ना, ये एग्जैक्ट नहीं होता, अप्रोक्सीमेशन ये होता है। ठीक है, अपन मान के चलते हैं। तो यदि थीटा अल्प हो तो साइन थीटा को अपन लिखते हैं थीटा। चूँकि थीटा क्या है, कोण है भाई, थीटा क्या है, कोण है। तो एक फॉर्मूला होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या,
ये खोपड़ी में बिठा लेना, ये होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कैसे, मैं एक एग्जाम्पल भी आपको बता के दे सकता हूँ। ये तो इसको मिटा दो, ये तो शायद इसका यूज भी है, ठीक है। अब देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। अब देखो ये क्या है, वर्त है। मैं आपको इस फार्मूला खोपड़ी बिठा लो क्योंकि ये जरूरी है फार्मूला, और इसको समझ भी लो। वैसे तो ये 9th-10th में भी आ जाता है फार्मूला, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, लेकिन मैं बताता हूँ कैसे। देखो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे को निकालना कि ये कोण कितना होगा भाई, ये कोण कितना, अगर मैं कोई यहाँ से चाप काटना स्टार्ट करूँ और यहाँ तक आऊँ, ये कोण कितना होगा। तो ये कोण निकालना है तो अपन ने चाप कितना काटा है, यहाँ तक काटा। मतलब अगर पूरा जो मतलब है क्या होता है 2πr होता है, वर्ग की प्रति 2πr होता है, तो ये आधा कितना हो जाएगा 2πr/2 यानी कि πr, आधा कितना हो जाएगा πr, ठीक है। और इसकी त्रिज्या कितनी है r, तो चाप कितना हो गया πr और त्रिज्या r कितना आ रहा πr आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये पाई तो है एंगल, समझ गए, ये एंगल कितना पाई तो है। जब यहाँ से यहाँ जाओगे तो कोण कितना होगा पाई, तो यानी कि आप जितना चाप काटोगे उसमें त्रिज्या का भाग दोगे ना, तो अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि ये यहाँ पर ये कोण कितना आया है, ठीक है। जिस प्रकार आप यहाँ तक काटते हो चाप ये वाला, तो ये कितना कटेगा πr/2 हो जाएगा, तो πr/2 होते ही r से भाग दोगे तो π/2 बन जाएगा, देख लो, समझ गए। तो इसलिए होता है थीटा इक्वल टू कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। तो चाप कितना है, तो देखो चाप अपने ये मान लिया x, क्योंकि मैंने इसको इस साइड खींचा ना, तो भी ये वर्त के चाप ऐसा होगा क्योंकि एक बिंदु को मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ, लंबाई तो ये सेम है, ये रेडियस जो इसकी त्रिज्या l, ये भी l होगा, ये लंबाई भी क्या होगी l ही होगी, वही तो है रस्सी। यहाँ से मैंने खिंचा के इसको यहाँ ले गया, ठीक है। तो चाप कितना हो गया x, त्रिज्या l। अब देखो f माइनस mg और साइन थीटा की जगह क्या लिख दिया, साइन थीटा बराबर थीटा और थीटा की जगह x/l, समझ गए, ये आ गया। अब देखिए f को क्या लिखते हैं अपन, द्रव्यमान इंटू त्वरण ma माइनस mg x/l, ओके। फिर आगे देखो मैंने m से m कैंसिल कर दिया, क्या रहा a इक्वल टू माइनस gl/x। फिर अपन क्या लिखते हैं, a को क्या लिखते हैं d2x/dt² प्लस gl/x बराबर 0। और जब भी कुछ इस प्रकार के समीकरण है इसकी तुलना किससे करते हैं, d2x/dt² प्लस ω2x इक्वल टू 0, क्योंकि ये क्या है सरल आवर्त गति की अवकल समीकरण है। तो अपन इससे तुलना करते हैं, से तुलना करने पर तो यहाँ से तुलना करेंगे तो क्या आएगा, ω2 इक्वल टू क्या जाएगा gl, ω2 बराबर क्या आ रहा है gl, देखो तो ω2 इक्वल टू gl आ रहा है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ ध्यान पड़ रही होगी कि ω2 बराबर क्या आ गया, gl आ गया। तो अपने को पता है ओमेगा मिल गया, तो अपन आवर्तकाल वगैरह सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, तो वही अपन निकालेंगे आज। ये बस ये मेन जो समझने का था वो यही रह गया है, इसको एक बार पूरा देख लेना, फिर तो इससे टी वगैरह वो सारी चीज़ें सेम ही है, ठीक है, उसमें कोई ज़्यादा इतना अंतर नहीं है। तो अब अपन पढ़ेंगे इससे आवर्तकाल और कुछ 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट और पढ़ने वाले हैं। अब देखो बोर्ड पर ω2 इक्वल टू क्या है gl, ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा √gl। ओमेगा क्या है, कोणीय आवर्ती, सभी पता है। t इक्वल टू आवर्तकाल 2π/ω, यहाँ से क्या आ जाएगा t इक्वल टू 2πl/g। ये खोपड़ी में बिठा लो, ये भूलना चाहिए, सवाल इसी के इर्द गिर्द घूमेगा। फार्मूला ये रहेगा, फिर कुछ l सेंटीमीटर दे दिया या फिर कुछ भी चीज़ें मतलब घुमाओ फिरा के आपको दे देंगे, लेकिन मेन में अंत में काम क्या आएगा t इक्वल टू 2πl/g, ठीक है, t इक्वल टू 2πl/g। अब देखो एक्चुअली में होता क्या है, ये तो आया t इक्वल टू 2πl/g, लेकिन g क्या होता है, g का मान जैसे कि आप सभी को पता है g का मान क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर,
और जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। और जब आपको बहुत बार जी का मान ऐसे, मतलब जी का मान हमेशा आपको 9.8 ही लेना है, ध्यान रखना। एग्जाम में सवाल सॉल्व करो ना तो 9.8 ही लेना है, जब तक कि वो एग्जामिनर क्वेश्चन में साइड में देना रखे कि यहाँ जी बराबर 10 माने, तब तक आपको जी का मान 9.8 ही लेना है, ठीक है। तो जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन ये क्या होता है, जी का मान ये फिक्स नहीं रहता। एक्चुअली में जी का मान पृथ्वी की त्रिज्या, रेडियस पर डिपेंड करता है। पृथ्वी की त्रिज्या, गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर आपने शायद पढ़ा होगा 11th या 12th में, अब पता नहीं किस में है, मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। एक गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर आता है जिसमें वो अपन पढ़ते हैं ना कि कौन से वेग से फेंका जाए, तो मतलब जो पृथ्वी और मतलब चंद्रमा एक दूसरे के चारों चक्कर लगाने का काम, जो दो होते हैं पिंड ग्रह, वो कैसे मतलब ब्रह्मांड में करते गति, केपलर के नियम पढ़े होंगे, केपलर के नियम वगैरह, वो चैप्टर आपने पढ़ा होगा शायद। तो उसमें आप जी का मान पढ़ते हो, जी का मान पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। लेकिन चूँकि पृथ्वी की त्रिज्या बहुत ज़्यादा होती है ना, तो इस कारण अपन इसका जो अप्रोक्सीमेट मान है वो 9.8 के आसपास अपन लेते हैं, ठीक है। तो अगर जी का मान अपन अगर पृथ्वी की त्रिज्या पे डिपेंड माने ना, तो इसका एग्जैक्ट मान क्या आता है, T = 2π 1/g 1/L + 1/r। ये इस प्रकार आता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सरल लोलक का जो आवर्तकाल है वो पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है। अगर ऐसा सवाल पूछ लिया जाना है कि सरल लोलक का आवर्तकाल पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है, तो यस करता है। लेकिन बस ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जी = 1/1, इसको याद नहीं रखना, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में कैसे भी सवाल पूछा सकता है। और दूसरा फिर अपना एक अनंत लोलक है, उसको समझने के लिए भी ये जानना जरूरी है। बाकी इसको याद नहीं करना कोई ज़रूरी नहीं है, याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो T = 2π L/g ये अपने को माइंड में फिट करना। लेकिन ये भी ध्यान रखना कि भाई RE पे भी डिपेंड करता है। लेकिन अपने L/g कैसे आया, क्योंकि देखो RE पृथ्वी की त्रिज्या है, चूँकि L बहुत छोटा होता है पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में, यानी कि जो लंबाई है ना सरल लोलक अपनी, वो रस्सी की लंबाई पृथ्वी की त्रिज्या के मतलब मामले में उसकी तुलना में बहुत छोटी है। तो अपन क्या कर सकते हैं, 1/RE को अप्रोक्सीमेट 0 मान सकते हैं। भाई अगर 1/, बहुत सारा 1 लाख दे दिया, पृथ्वी की त्रिज्या इतनी है बहुत ज़्यादा, ठीक है, 1/1 लाख मान लिया अपना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, या फिर मतलब 10,000 भी मान लो, 10,000 भी मान लो, तो कितना आएगा, 0.000, तो अप्रोक्सीमेट 0 के बराबर ही है। तो इसीलिए 1/RE = क्या मान लिया, 0। तो इसको जैसे 0 करोगे तो ये क्या हो जाएगा, GL नीचे L ऊपर से आ जाएगा, तो T = 2π/L/g होगा। तो याद हमेशा ये रखना है, T = 2π/L/g। लेकिन पूछ ले कि पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है, तो हाँ ऐसा मत करना, नहीं भाई फार्मूले में तो कहीं है ही नहीं, फार्मूला में है वो छुपा हुआ दिख नहीं रहा, क्योंकि अपन ने इसको 0 मान के हटा दिया गया है, ठीक है। अब एक आता है अनंत लोलक। ये क्या आता है, अनंत लोलक। तो अनंत लोलक मतलब क्या हुआ कि अपने लोलक की लंबाई बहुत ज़्यादा है, अनंत है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अपने लोलक की लंबाई ऐसा रियल में पॉसिबल नहीं है, ऐसा माना जा रहा है कि भाई अपने पास एक ऐसा लोलक है जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा, यानी पृथ्वी की त्रिज्या से भी ज़्यादा, ठीक है। तो उस केस में क्या हो जाएगा, L = बहुत बड़ा होगा RE से, पृथ्वी की त्रिज्या से अपना वो लोलक की लंबाई बहुत ज़्यादा होगी। उस केस में अपने क्या होगा, 1/L क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो क्या रहेगा, अगर ये 0 हो जाएगा तो 1/RE रहेगा, तो RE ऊपर जाएगा, तो T = 2πRE/g। अब यहाँ पर अपने को 2π का मान पता है, g का मान पता है, RE पृथ्वी की त्रिज्या कुछ पता नहीं 8400 कुछ ऐसी होती है, श्योर नहीं है, ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरत है नहीं अभी जानने की। तो उन सभी का जब मान रखते हैं ना, तो मान रखने पर आता है T = 84.6 मिनट, सॉरी 80.6 मिनट। अब मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है, ऐसे देंगे परीक्षा में 3 चीज़ें देंगे, निम्न में से कौन सा कथन गलत है, 3 तो सही होंगे, एक ये दे दिया कि भाई सरल लोलक का आवर्तकाल पृथ्वी की त्रिज्या पर निर्भर करता है, ठीक है, हाँ यस सर ये सही है। इसका जो एक होता है अनंत लोलक का आवर्तकाल T = 84.6 मिनट होता है, तो यस सही है। फिर एक दे दे, कुछ भी दे दे और कुछ मिला के दे दे, एक होता है सेकंड लोलक। सेकंड लोलक मतलब क्या होता है, जिसका आवर्तकाल 1 होता है, सेकंड लोलक। सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, ध्यान रखना, ये भी लिख लेना, सेकंड लोलक का, सेकंड लोलक एक होता है, सेकंड लोलक भी होता है, ध्यान रखना, सेकंड लोलक का
आवर्तकाल, उसमें कुछ खास बात नहीं होती, बस ये लिख लो कि जो सेकंड लोलक होता है उसका आवर्तकाल 1 सेकंड होता है। ठीक है, सेकंड लोलक का आवर्तकाल 1 सेकंड होता है, बस इतना। तो अनंत लोलक का आवर्तकाल t = 84.6, सेकंड लोलक का आवर्तकाल 1 सेकंड होता है। और ये फॉर्मूला याद रखना, t = 2πL/g, t = 2πL/g। ठीक है, अब अपन कुछ एक चीज़ और कर लेते हैं इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद 1-2 न्यूमेरिकल कर लेंगे। अब चलो ये देखते हैं इंपॉर्टेंट सवाल। अच्छा हाँ, एक बार बता दूँ, अभी भी मैंने एक बाय मिस्टेक गलती से बोल दिया है, वो सेकंड लोलक का आवर्तकाल 1 सेकंड नहीं होता, एक्चुअली 2 सेकंड होता है। ठीक है, वो 2 सेकंड क्यों होता है मैं बताने वाला हूँ। वो सेकंड लोलक मेरे भी माइंड से 1 सेकंड निकल गया। ठीक है, सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, उसको मैं लिखवा दूंगा अभी। ठीक है, वो बाय मिस्टेक मेरे से मतलब निकल गया। सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, खोपड़ी में बिठा लेना, 1 सेकंड नहीं होता। ठीक है, हाँ अब देखो t = 2πL/g, t = 2πL/g। L व g में प्रतिशत बदलाव होने पर t में कुल बदलाव। अब देखो बात क्या है कि L, अगर मान लो कि मैं बोलूँ कि L में इतना प्रतिशत चेंज हुआ या फिर G में इतना प्रतिशत चेंज हुआ, तो T में कितना प्रतिशत चेंज होगा, तो वो अपन कैसे निकालेंगे। तो L व G में प्रतिशत बदलाव होने पर T में कुल बदलाव, तो ये फार्मूला आता है। ये फार्मूला कैसे आता है, फिर इसका वैसे तो ज़रूरत नहीं है डेरिवेशन की, लेकिन आपको करना है तो घर पे कर सकते हो। इसका लॉग लो, पहले तो लॉग लोगे, लॉग लेने के बाद फिर आप क्या करोगे, इसका अवकलन करोगे, तो फिर जाके ये चीज़ें आएगी। तो उतना आपने करने का काम नहीं है, ये डायरेक्ट फार्मूला देख लो। तो परसेंटेज चेंज इंटू टी बराबर 1/2 प्रतिशत बदलाव इंटू लंबाई L माइनस 1/2 इंटू प्रतिशत बदलाव इंटू G। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि लंबाई बढ़ेगी तो यहाँ भी देखो, लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा। लंबाई बढ़ेगी तो आवर्तकाल बढ़ेगा। और यदि G का मान क्या होगा, बढ़ेगा। G का मान बढ़ेगा तो क्या होगा, देखो यहाँ बढ़ गया तो आवर्तकाल क्या होगा, घट जाएगा। G का मान बढ़ेगा तो आवर्तकाल घट जाएगा। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, यदि सरल लोलक की लंबाई 10 से 10.02 मीटर कर दी जाए, ये कह रहा है कि सरल लोलक है जिसकी लंबाई 10 से 10.02 मीटर कर दी जाए, तो आवर्तकाल में परिवर्तन ज्ञात करो। तो देखो अपने को यहाँ पे किस में लिखना है, ये मान सब सारे मान प्रतिशत में ही लिखने हैं। किस में लिखने हैं, प्रतिशत में। तो 10 से 10.02 मीटर हो गया, यानी कि बदलाव कितना हुआ, 0.02। तो 0.02 10 का कितना परसेंट होता है भाई, 0.02 10 कितना परसेंट होता है, देख लो। मतलब जो 0.02 अपन निकालते हैं, ठीक है, वो कितना होता है 0.02, और ये 10 का ये कितना परसेंटेज हुआ। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, वैसे करते हैं। तो अगर 1 हो तो कितना होगा, 10 का 10% हो गया, 0.02 कितना हो गया, 2% हो गया ना। ठीक है, तो 0.02 कितना हो गया, नहीं 0.02 2% नहीं हो गया, वेट बेटा, -2। इसको इस सवाल थोड़ा सा इसको चेंज कर दो, 10.2 कर दो। हाँ, नहीं तो आप अपने को क्या 2% में लाना है ना, तो 10 पॉइंट, यहाँ पर 0.2 नहीं लगे, 10.2 लिख दो। ठीक है, तो अब क्या है, 0.2 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, 0.2 क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो 0.2 0.2 वर्दी हो गया, यानी कि 0.2 क्या होगी, वर्दी। तो ये 0.2 वर्दी को अगर आप परसेंटेज में लिखोगे कि ये कितना परसेंटेज हुआ, तो ऐसे तो आएगा 0.2 10 भाई, जितना है बेसिक मान इंटू 100, ये होगा कितना क्या, 2% आएगा। 0.2 कितना होता है 10 का 2%, तो कितना हो जाएगा अपने पास, ये 2% का बदलाव हो रहा है किसमें, लंबाई में। तो अपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना यार। इसने क्या पूछा कि सरल लोलक की लंबाई 10 से 10.2 मीटर कर दी जाए तो आवर्तकाल में परिवर्तन ज्ञात करो। तो परिवर्तन कितना होगा, 2%, क्योंकि अपने को यहाँ पे प्रतिशत में लिखना है, इसलिए मैंने प्रतिशत में निकाला है। तो क्या करूँगा मैं, 1/2
इसकी जगह 2% लिख दिया, ठीक है, बस बात खत्म। और मैंने जी में कुछ भी परिवर्तन दिया नहीं है। जी में अगर मैं कोई देता तो लेना, नहीं दिया तो इसका मतलब 0 परिवर्तन, 0% चेंज, सो 0 लिख दो, 2 से 2 कैंसिल, 1% चेंज, यानी कि आवर्तकाल में कितना चेंज आया, 1% का आवर्तकाल में चेंज आएगा, ठीक है। अब देखो, यदि सरल लोलक का पृथ्वी पर आवर्तकाल T0 है तो चंद्रमा पर ज्ञात करो। क्या बोल रहा है, यदि सरल लोलक का पृथ्वी पर आवर्तकाल T0 है तो चंद्रमा पर ज्ञात करो। तो देखो T0 अपने को पता है, यानी कि पृथ्वी पर आवर्तकाल 2πL/g, यही होगा भाई। पृथ्वी पर कह रहा है T0 है तो T0 किसके बराबर होगा, 2πL/g। चूँकि एक इम्पोर्टेंट बात ये कि चांद पर क्या होता है, चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण होता है G', वो होता है G/6। ये आपने पढ़ा होगा पहले भी। जो पृथ्वी पर G होता है उसका, पृथ्वी पर तो G होता है लेकिन वहाँ पर उस G का मान कितना होता है, G/6 हो जाता है। तो क्या होगा, चांद पर मैंने माना T है तो क्या लिख लेंगे, T 2π, लंबाई तो सेम ही रह रही है, ठीक है, और G', ये किसके लिए, चांद के लिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देख लो, L और G'। अब देखो यहाँ से T 2π L, G की जगह क्या हो जाएगा, G/6। अब देखो 6 जाएगा ऊपर, क्योंकि किस में रहेगा, √6, ऐसे रहेगा 2π, ठीक है, और 6L ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो T = आप √6 को बाहर ले लो तो अंदर क्या रहा, फिर वापस 2πL और G। चूँकि 2π √L/g क्या है, T0, तो क्या आया ये √6 T0, यानी कि T बराबर कितना आ जाएगा, √6 T0। ये हो जाएगा चंद्रमा पर आवर्तकाल। यदि पृथ्वी पर आवर्तकाल T0 है तो चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, √6 T0। अब वो मान कुछ भी T0 की जगह आपको दे दिया 2 सेकंड, कि माना यहाँ पर 2 सेकंड है तो वहाँ पर कितना हो जाएगा, √6 को 2 से गुणा कर देना, ठीक है। वो तो आती है ना कैलकुलेशन करना, तो ठीक है। तो ऐसे, और ये प्रतिशत वाला फॉर्मूला याद रखना, ये कोड में बिठा देना। आपने को प्रतिशत चेंज निकालना पहले तो भाई, 10 से 10.02 हो गया, सॉरी 10 पॉइंट, मैं बार 02 ही बोल रहा हूँ, 10 से 10.2 हो गया, ठीक है। तो वो 0.2 का बदला हुआ, तो 0.2 कितना हुआ, 10 का 2% हुआ, ठीक है। तो इस हिसाब से मतलब आपको प्रतिशत में रख के प्रतिशत बदलाव निकालना है। तो वो अपना ये टॉपिक पूरा हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। तो अब देखिए बोर्ड पे मेन इंपॉर्टेंट बात, एक पहला पॉइंट है, सेकेंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, लिख लेना, ठीक है। किसी ने बाय मिस्टेक उस टाइम होता है, ठीक है, ये चीज़ें होती रहती है भाई, ह्यूमन है, मिस्टेक हो जाती है। 2 सेकंड होता है, 1 सेकंड नहीं होता। सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, 1 सेकंड नहीं होता। कारण ये है कि एक्चुअली इसको 2 सेकंड इसलिए बोलते हैं भाई, सेकंड लोलक दिखने को तो ऐसे ही लग रहा है 1 सेकंड, जैसे कि सेकंड लोलक मतलब 1 सेकंड आवर्तकाल, लेकिन 2 इसलिए होता है क्योंकि चूंकि यह प्रत्येक 1 सेकंड बाद अपनी माध्य स्थिति से गुजरता है। यदि इसका आवर्तकाल 2 सेकंड है तो क्या होगा भाई, पहले अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो पहली बार यहाँ आया, यहाँ तक कितना लगा, यहाँ आके फिर से यहाँ आ गया, तो ये 1 सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में क्या हुआ, यहाँ से यहाँ जाके फिर से माध्य स्थिति पे आया, फिर से यहाँ आया, फिर से यानी फिर से अगली 1 सेकंड में माध्य स्थिति पे फिर से आ गया, यानी कि 2 सेकंड कुल आवर्तकाल हुआ। देखिए 1 सेकंड में क्या हो रहा है, वो अपनी माध्य स्थिति से 2 बार गुजर रहा है, समझ रहे हो, क्योंकि ये प्रत्येक 1 सेकंड बाद अपनी माध्य स्थिति से गुजरता है भाई। जब जहाँ पे था 1 सेकंड जैसे ही पूरा हुआ फिर से अपनी माध्य स्थिति पे आ जाता है, तो उसका माध्य स्थिति पे आने का अंतराल कितना, 1 सेकंड है। तो टोटल आवर्तकाल कितना होगा, 2 सेकंड। तो सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। ये एक्चुअली एग्जाम में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है ऐसे, ठीक है ना। ये कन्फ्यूजन मतलब ऐसे कि मतलब मैं खुद अभी मेरे मुंह से गलती से निकल गया तो आपको भी कंफ्यूज करा सकते हैं कि सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है, ठीक है। इसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं, कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है, बस एक
फैक्ट है कि भाई मान के चल रहा है कि भाई चलो ये 1 सेकंड में पर अपनी माध्यम से गुजर रहा है, तो कुल आवर्तकाल 2 सेकंड हो गया और उसको इन लोगों ने नाम दे दिया सेकंड लोलक, बस बात खत्म। सेम ऐसा कैसे, जैसे जिस प्रकार ये अनंत लोलक का आवर्तकाल कितना होता है 84.6 मिनट होता है, ठीक है। अब देखो कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि भाई सेकंड लोलक की लंबाई कितनी है, तो आपको पता है t = 2π√L/g, ठीक है। g का मान आपको पता है, 2π का मान पता है, और t आवर्तकाल आपको 2 सेकंड मालूम हो गया, तो L निकाल सकते हो, भले आप निकाल भी लेना, ठीक है। फिर अनंत लोलक का आवर्तकाल, भाई आ गया ये यार, ठीक है। अनंत लोलक का आवर्तकाल 84.6 मिनट होता है, ठीक है। ये अपन ने अभी किया। सरल आवर्त गति में आवर्तकाल कभी भी आयाम पर निर्भर नहीं करता, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सरल आवर्त गति में आवर्तकाल कभी भी आयाम पर निर्भर नहीं करता। मैंने बताया ना कि अपन x कितना खींच के छोड़े, 10 खींच के छोड़ेंगे, 2 खींच के छोड़ेंगे, आवर्तकाल हमेशा सेम ही रहेगा। आयाम भले कितना भी हो सरल आवर्त गति का, आवर्तकाल उस पर निर्भर नहीं करता। फॉर्मूले से भी देख सकते हो, फॉर्मूले में कहीं भी a आ रहा है क्या, x आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, ठीक है। तो सरल आवर्त गति में आवर्तकाल कभी भी आयाम पर निर्भर नहीं करता, कभी भी नहीं, ठीक है। आप झूला है तो इसको यहाँ तक खींच के छोड़ोगे तब भी वो आवर्तकाल इतना रहेगा, यहाँ तक खींच के छोड़ोगे तब भी आवर्तकाल इतने रहेगा, ठीक है। बात समझ गए, आवर्तकाल दोनों का सेम ही रहेगा। बस ये है कि इनके वेग में परिवर्तन हो जाएगा, ये थोड़ा धीरे गति से मध्यम पे आएगा, ये थोड़ा फास्ट आएगा, क्योंकि भाई वेग में परिवर्तन होगा तभी तो वो सेम टाइम मेंटेन करेंगे, तभी तो सेम आवर्तकाल मेंटेन करेंगे। तो अगर आप बढ़ाओगे तो वेग ज़्यादा हो जाएगा, बस, क्योंकि अपने को पता है मैक्सिमम वेग कितना होता है, a ओमेगा होता है, तो a बढ़ाओगे तो वेग भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो सरल आवर्त गति में आवर्तकाल कभी भी आयाम पर निर्भर नहीं करता है, ये ध्यान रखना। अब चौथा पॉइंट है, अब आप इसके पीछे मत पढ़ना, ठीक है। मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ कि ये 3-4 ऑप्शन देखे, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से कौन सा सही कथन है। बाकी ये तो एक क्या होता है, सरल आवर्त गतियों का अध्यारोपण होता है, एक टॉपिक है बहुत बड़ा, ठीक है। उस पर अपने को डिस्कस करना है नहीं, और एग्जाम के हिसाब से भी उससे कोई सवाल आने के चांस नहीं है। लेकिन एक उससे जो मेन रिजल्ट निकल के आता है वो आप याद रखो कि यदि दो SHM यानी कि सरल आवर्त गति यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन परस्पर लंबवत हो, यदि 2 सरल आवर्त गतियाँ इस प्रकार गति कर रही है कि वो परस्पर लंबवत है बस, तथा उनकी आवर्ती क्या हो, समान हो, तो इनका परिणामी भी सरल आवर्त गति होता है। इनका रिजल्ट, जो रिजल्ट भी क्या होगा, सरल आवर्त गति होगा। खोपड़ी में बस ये बिठा लो कि भी 2 सरल आवर्त गतियाँ जिनकी आवर्ती समान है, ठीक है, तथा जिनकी गति परस्पर लंबवत है, तो उनका जो सरल आवर्त गति यानी कि जो उनका जो रिजल्ट दोनों को मिला दे, उनका जो रिजल्ट है वो भी क्या जाएगा, सरल आवर्त गति ही होगा, बस बात खत्म, ठीक है। ये चारों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 में से ये तो खोपड़ी में डालना, तीसरा इस पर तो कुछ भी सवाल घुमा के पूछ सकते हैं, तीसरा वाला, ठीक है। बाकी तो ये तो फैक्ट है, इसमें कोई इतना कोई बड़े कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं है, ये भी फैक्ट है, ये भी फैक्ट है, ठीक है। ये भी एक फैक्ट वाली है, ये एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यदि L बराबर 4000 दिया हुआ है तो G बराबर 10 मीटर पर सेकंड है, तो T ज्ञात करो। मैंने बताया ना, मुझे ध्यान रखना, L किस में दिया हुआ है, 4000 सेंटीमीटर में, तो आप इसमें किस में बदलोगे, मीटर में। 4000 सेंटीमीटर यानी कि ये चला जाएगा 40 मीटर। अब निकालो तो T = क्या हो जाएगा, 2π। अब मैंने यहाँ पर क्या G = 10 दिया है, अब एग्जाम में अगर आपको G = 10 दे दे तो 10 मानना है, ठीक है। और G का मान अगर वो 20 भी दे देना तो आपको 20 मानना है, ठीक है। जो दे वो मानना है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है कि इसमें G का मान कुछ भी नहीं दिया तो आपको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये मान के चलना है, यही होता है। तो कितना होगा 40 और G 10, कितना हो गया 4, 4 का 2, T = 4π सेकेंड। T = कितना आया, 4π सेकेंड, ठीक है। तो शायद मज़ा आया होगा आपको ये टॉपिक पढ़ने में। अभी वैसे आज अपना चैप्टर यहाँ पे पूरा नहीं हो रहा है, ये अभी एक लेक्चर और रहेगा। एक्चुअली उसमें एक रेजोनेंस वाला छूट गया है, हालांकि कोई सवाल तो अभी आए नहीं, लेकिन आपके सिलेबस में है। एक सवाल आया था, वो भी आप बिना रेजोनेंस टॉपिक पढ़े वो भी उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन चूँकि आपके सिलेबस में है इसलिए उस रेजोनेंस टॉपिक को पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है।
तो अभी एक लेक्चर और लगेगा, वो छोटा सा होगा जिसमें मैं रेजोनेंस बता दूंगा, फिर एक चीज़ और बता दूंगा। चलो क्योंकि वो लेक्चर अपन बना ही रहे हैं, उसके लिए तो एक चीज़ मैं और एक्स्ट्रा आपको बता दूंगा। फिर कुछ एक दो इंटरेस्टिंग थ्योरेटिकल टाइप के, लेकिन न्यूमेरिकल टाइप, मतलब ऐसे समझ लो थ्योरी टाइप सवाल है, लेकिन मस्त इंटरेस्टिंग सवाल है, वो करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो अभी इसके एक लेक्चर बाकी, फिर उसके बाद 2016 2018 में पूछे कि अपन सवाल करेंगे। थैंक यू सो मच।